हेलो एवरीवन, सीएसआर नेट सितंबर 2022 के जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग कर रहे थे और आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आए हैं पार्ट बी और पार्ट सी में सितंबर 22 के एग्जाम के अंदर, उनको आज हम डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीएसआर नेट जो है फिजिकल साइंस के इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो है अपलोड होते हैं, तो आपकी तैयारी के दौरान काफ़ी काम आने वाले हैं। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि हाई फ्रीक्वेंसी वोल्टेज सिग्नल Vm sin ओमेगा टी को अप्लाई किया गया पैरेलल प्लेट डिफ्लेक्टर पर। कहता है इलेक्ट्रॉन बीम जब पास किया जाएगा डिफ्लेक्टर से अलोंग ए सेंट्रल लाइन, तो बेस्ट ग्राफ कौन सा होना चाहिए जो इंटेंसिटी ऑफ बीम जो है आफ्टर पासिंग थ्रू द सर्कुलर अपर्चर डी को शो कर सके। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से दे रखा है कि यहां पर कैपेसिटर प्लेट्स हैं, द डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। थोड़ा सा आप डिफ्लेक्शन प्लेट्स के बारे में सीआरओ में भी स्टडी करते हो, जहां हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट और वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स जो है वो लगाई जाती हैं ताकि इलेक्ट्रॉन बीम डायरेक्टली जो है पास हो सके एंड दे आर इंसिडेंट एट द फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, तो अभी यहां पर जो है ना आपको इनपुट वोल्टेज दे रखा है। इनपुट वोल्टेज साइन ओमेगा टी है, ठीक है ना। Vm साइन ओमेगा टी जो है इनपुट में आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये सर्कुलर अपर्चर है, लेट अस कॉल इट एज D, ओके, और ये एक्सिस है हमारे पास Z एक्सिस। अब डिफ्लेक्टर जो प्लेट्स है लेट अस कॉल इट एज P, है ना। डिफ्लेक्टर प्लेट्स को हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एक बात बताइए आप, इंटेंसिटी जो है वो इस सर्कुलर अपर्चर से सबसे ज्यादा कब पास होगा? मतलब सबसे ज्यादा जब इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके अंदर से जब जाएंगे तभी हमें इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम मिलने वाली है। और इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलने के लिए इन इलेक्ट्रॉन्स का कोई किसी प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन तभी पॉसिबल है जब ये कैपेसिटर प्लेट्स चार्ज हो जाएंगी, यानी इनको कुछ ना कुछ पोटेंशियल मिल जाएगा। तो आइदर हमारे पास जो है साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू जो बात आती है उस समय पर कैपेसिटर प्लेट्स चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने लगेंगी, और उस केस में जो भी इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक डिफ्लेक्शन सफर करेंगी और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इस डी में से पास नहीं होंगे, इंटेंसिटी गेट्स रिड्यूस्ड, इंटेंसिटी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जब ये चार्ज नहीं होंगी प्लेट्स, यानी कि जिस समय पर आपने कोई पोटेंशियल नहीं दिया, यानी साइन ओमेगा टी का वैल्यू 0 के बराबर है, तो इस सिचुएशन में जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे स्ट्रेट जाएंगे और इस जो है सर्कुलर अपर्चर से पास होंगे और इंटेंसिटी हमें सबसे ज्यादा ही देखने को मिलेगी इस कंडीशन पर, ठीक है। सो साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0, मतलब साइन एन पाई के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट ओमेगा टी इज इक्वल टू एन पाई, और इससे दैट यहां से आ जाएगा ओमेगा टी अपॉन पाई इज इक्वल टू एन, दैट मीन्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि इस प्लेट चार्ज तो होंगी नहीं है, तो इस प्लेट में से जो भी इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी वो स्ट्रेट पास होगी, ठीक है। सो यहां पर मैं पॉइंट लिख भी देता हूं कि इफ Vi इज इक्वल टू 0, प्लेट्स P नॉट चार्ज्ड and electron beam passes straight without any deflection. So intensity is maximum. Intensity क्या होगी हमारे पास? मैक्सिमम होगी। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से शो होना चाहिए कि अगर y एक्सिस में इंटेंसिटी है, यहां पर ओमेगा टी अपॉन पाई चल रहा है इस साइड में, ठीक है, यहां पर 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3 एंड इस प्रकार से चल रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पर जब 0 होगा इंटेंसिटी पीक सबसे ज्यादा, यहां इंटेंसिटी पीक, यहां पर इंटेंसिटी पीक, यहां इंटेंसिटी पीक एंड सो ऑन, है ना। तो ग्राफ्स अगर हम देखें यहां पे, तो जो ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आने लग रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यही ग्राफ है, सेम टू सेम, दिस वाज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक सर्किट है जो n चैनल मॉसफेट, 2n चैनल मॉसफेट जो है वो कंटेन किए हुए हैं। आपने बताना है कि किसकी तरह एक्ट करेगा, बफर की तरह, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टर या फिर रेक्टिफायर, ठीक है। देखो बफर का मीनिंग होता है कि जो इनपुट में आपने दिया आउटपुट में भी वही शो हो रहा है,
और इन्वर्टर का मतलब होता है कि जो आपने इनपुट में दिया है उसके कॉन्ट्रेरी, है ना, इसके ठीक अपोजिट हमें जो है वो आउटपुट में मिलने वाला है। जैसे मान लो आप +5 वोल्ट दे रहे हो तो 0 मिलेगा, 0 दे रहे हो तो +5 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टर। और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो आप लोग स्टडी करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर भी हमारे पास रेक्टिफिकेशन के काम आता है। तो अभी जो एन चैनल मॉसफेट है मैं पहले उसको बना देता हूं, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं पहले कि जो मॉसफेट है उसकी लॉजिक फैमिली आपको स्टडी करनी चाहिए। लॉजिक फैमिली में आपको एनमोस, पीमोस और सीमोस, ये जो है ना 3 आपको जरूर पढ़ने चाहिए यहां पे, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट, कॉम्प्लीमेंट्री मॉसफेट, जो कि कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। अभी क्वेश्चन में हमें एनमोस गिवन है, एन चैनल है ना, इसलिए एनमोस आपको गिवन है। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से है, ठीक है, ये आपको गिवन है इस टाइप से। दिस इज ट्रांजिस्टर Q2 एंड दिस इज ट्रांजिस्टर Q1 जैसा कि यहां पर गिवन है आपको, एंड +5 वोल्ट डीसी जो है वो यहां पर अप्लाई किया जा रहा है। इनपुट यहां पर है और आउटपुट यहां पर लिया जाएगा। दिस वाज द आउटपुट, ओके। देखो एक आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ड्रेन, दिस इज गेट, दिस इज सोर्स, ठीक है ना, DGS, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है ना, ड्रेन, गेट और सोर्स। और आउटपुट यहां पर सोर्स जो कॉमन है दोनों मॉसफेट के अंदर, वहां से लिया जा रहा है आउटपुट। और ये ट्रांजिस्टर Q1 है, ये ट्रांजिस्टर Q2 है। चलिए अब हम बात करते हैं। देखो यहां पर जो गेट है G, वो कनेक्ट है डायरेक्टली किससे, ड्रेन से, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो VDG या फिर VGD है उसका वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पर है ना। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पर है तो VGD कह लो या VDG कह लो, दोनों हमारे पास कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल। अच्छा, अब ये जो है VGD = 0 जो हमने लिखा है, ठीक है, या फिर आप VDG भी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। चलिए अभी देखो यहां पर जो VDS होगा, ठीक है ना, दिस इज द VDS, ओके। तो मैं ये वाला पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। तो ये पोटेंशियल कितना होगा, दिस पोटेंशियल विल बी VDG + VGS, ठीक है। फॉर ट्रांजिस्टर Q1 की बात कर रहे हैं तो एक काम कर लेते हैं, यहां 1, यहां 1, यहां 1 और यहां 1 सबस्क्रिप्ट में डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि VDG1 = 0 है तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट VDS1 = हो जाएगा VGS1 के। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो ट्रांजिस्टर Q1 है वो सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, सैचुरेशन रीजन में चला गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे अलग अलग केसेस की, कि जब हमारे पास इनपुट जो है वो Q2 ट्रांजिस्टर में जब आप 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तब हमें आउटपुट क्या मिलेगा, और एक बार जब +5 वोल्ट अप्लाई करेंगे तब हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, ठीक है। सो लेट अस टेक द केस व्हेन इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू 0 वोल्ट। 0 वोल्ट कहने का मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हैं, इट इज लॉजिक 0, लॉजिक 0, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज इज लेस देन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द मॉसफेट, ठीक है ना, एन चैनल मॉसफेट, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब 0 वोल्ट जब आप अप्लाई करेंगे तो खुद से देखें, 0 वोल्ट अगर आप यहां पर अप्लाई कर रहे हो तो ट्रांजिस्टर Q2 क्या हो गया, ट्रांजिस्टर Q2 इज इन द ऑफ स्टेट, इज इन द ऑफ स्टेट, यानी कि जो इसके अक्रॉस रजिस्टर होगा, इसके अक्रॉस जो रजिस्टर होगा वो कितना होगा, इन्फिनिटी के अराउंड होगा, इन्फिनिटी के अराउंड। भाई यहां पर जो है ये ऑफ होने का मतलब क्या हो गया कि रेजिस्टेंस काफी ज्यादा ऑफर कर रहा है ना, ये कितना, लगभग इन्फिनिटी, ठीक है। तो अभी जो आपको आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट है +5 वोल्ट डीसी से, तो आपको आउटपुट यहां पर ये +5 वोल्ट ही मिलने वाला है, क्योंकि ये तो ऑफ स्टेट में है ना। तो इसके अक्रॉस आपको यहां पर आउटपुट कितना देखने को मिलेगा, दिस इज द आउटपुट एंड दैट इज 5 वोल्ट डीसी। तो आउटपुट आपको मिलेगा 5 वोल्ट डीसी, ठीक है। और 5 वोल्ट डीसी का मतलब हो गया लॉजिक 1, ठीक है ना, लॉजिक 1। नेक्स्ट केस में जब हमारे पास इनपुट वोल्टेज जो है वो जब 5 वोल्ट आप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि लॉजिक 1, ठीक है ना, लॉजिक 1, तो इस केस में क्या होगा, तो हमारे पास जो है ड्रेन करंट यहां से यहां पर पास होगा, है ना, क्योंकि ये ऑफ स्टेट में नहीं है। अब देखो Q2 इज इन द ऑन स्टेट नाउ,
Q2 इज इन द ऑन स्टेट, सो व्हाट हैपेंस इज दैट यहां पर जो ड्रेन करंट है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यहां इस प्रकार से। सो ड्रेन करंट, ठीक है ना, ड्रेन करंट ID स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है, स्टार्ट्स फ्लोइंग। और अगर ID करंट जो है वो फ्लो होना स्टार्ट करेगा तो आप जब ये आउटपुट वोल्टेज निकालोगे, सो यू हैव टू यूज द वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल जो है वो आपने यहां पर लगाना पड़ेगा। तो आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा बाय वोल्टेज डिवाइडर रूल, आप खुद से बताइए। तो ये हमारे पास होना चाहिए, व्हाट इज द रेजिस्टेंस अक्रॉस द ट्रांजिस्टर Q2 जो कि R2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि है Q1 और Q2 के अराउंड कितना रेजिस्टेंस है, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई द इनपुट वोल्टेज विच इज Vin। तो ये आ गया मेरे पास में वोल्टेज डिवाइडर रूल से। दिस वाज कमिंग फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर रूल। अब देखिए पिछले वाले केस में तो क्या हो रहा था कि जो R2 का वैल्यू है वो लगभग इंफिनिटी था, है ना, क्योंकि आपने इनपुट वोल्टेज 0 जो है वो सप्लाई दिया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो Q1 है इस ट्रांजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हम लोग ज्यादा कंसिडर करके चलते हैं, लगभग काफी ज्यादा, मतलब किलो ओम के अंदर हमारे पास रेजिस्टेंस इसका एग्जिस्ट करता है, जबकि ये फ्यू ओम्स ही होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इस जो एन चैनल मॉसफेट है NMOS के अंदर, तो ये हमेशा देखो क्या किया जाता है, आप खुद से ही देख सकते हो। यहां पर अगर लॉजिक 0 मिल रहा है तो यहां लॉजिक 1 मिल रहा है, इसका मतलब देखने से तो यहीं से पता चलता है कि दिस एक्ट एज एन इन्वर्टर, है ना, इन्वर्टर की तरह ही एक्ट कर रहा है। अभी जब आपने लॉजिक 1 अप्लाई किया है तो ऑब्वियसली लॉजिक 0 आना चाहिए। तो उसके के लिए आप क्या कंसिडर करके चल सकते हैं कि जो Q1 ट्रांजिस्टर है, Q1 ट्रांजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस हम ऑटोमेटिकली जो आगे से है वो क्या लेकर के चलते हैं, R1 का वैल्यू काफी ज्यादा लेकर के चलते हैं, किसके मुकाबले, R2 के मुकाबले। तो R2 इतना हमारे पास कम वैल्यू है कि आप इसको यहां से नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इफ दिस इज नेग्लेक्टेड तो वी से दैट कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है दैट इज टेंडिंग टू 0 वोल्ट, यानी कि लॉजिक 0, ठीक है। वैसे तो यहीं से पता चल चुका था, लेकिन फिर भी देखो आप, लॉजिक 0 हुआ यानी 0 हुआ तो हमारे पास आउटपुट 1 हुआ, और जब इनपुट 1 हुआ तो हमारे पास आउटपुट 0 हुआ। सो दिस एक्चुअली एक्ट्स एज द इन्वर्टर, इन्वर्टर की तरह ही एक्ट कर रहा है, ठीक है। वैसे तो हमें यहीं पर पता चल गया था, लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड किया तो हमें पता चला कि दिस एक्ट एज द इन्वर्टर, ओके। तो हम यहां पर सिंस करके ही लिख सकते हैं क्योंकि लिया गया है दरअसल, सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपने कलेक्टर वोल्टेज का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, और ये 2 ट्रांजिस्टर्स Q1 और Q2 आपको यहां पर गिवन है। देखो क्योंकि ये दोनों कनेक्ट है ना, इसका जो हमारे पास बेस है और इसका जो एमीटर है वो आपस में कनेक्ट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डार्लिंगटन पेयर, ठीक है ना, डार्लिंगटन पेयर सर्किट। डार्लिंगटन पेयर में क्या होता है कि हमारे पास जो एमीटर है एक ट्रांजिस्टर का वो दूसरे के बेस से कनेक्ट होता है, और इससे होगा क्या कि हमें जो है ना ज्यादा अमाउंट में गेन मिल पाएगा, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। अब इस सर्किट को आपको दे रखा है और VC का वैल्यू आपसे पूछ रखा है, तो ये है हमारे पास VC। तो VC का वैल्यू कितना होगा, ये वोल्टेज विच इज VCE2 प्लस में एंड दिस वोल्टेज अक्रॉस द एमीटर, सो VE2, ये हमारे पास होगा VC का वैल्यू, एंड दैट यू हैव टू फाइंड आउट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कुछ बातें तो आप यहां से डायरेक्टली देख सकते हो, जैसे β1 का वैल्यू 20 दे रखा है, इसका मतलब यहां से पता चलता है कि IC1 इज इक्वल टू हो गया 20 ऑफ IB1, करेक्ट है ना। इन द सिमिलर वे IC2 का जो वैल्यू है इट इज गिवन एज 20 ऑफ IB2, है ना। बीटा का डेफिनेशन क्या होता है, IC बाय IB ना। तो फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए मैंने IC1 डिफाइन कर दिया, सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के लिए IC2 डिफाइन कर दिया, तो ये दो वैल्यूज मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद एक बात बताइए, अगर मैं यहां 12 वोल्ट से ग्राउंड की तरफ ऐसे जाऊंगा, है ना, इस तरफ से, तो इस तरफ से जब हम जाएंगे तो आप एक काम कीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए, KVL अप्लाई कर दीजिए। तो क्या आएगा आपके पास, देखो 12 इज इक्वल टू, ठीक है, 12 इज इक्वल टू ये 1 किलो ओम है, और यहां से जो करंट जाएगा वो दोनों की वजह से है, ठीक है ना, दोनों की वजह से है ना यहाँ पे करंट, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्ट हैं। सो I, और यहां पर क्योंकि ये कलेक्टर है तो IC1 प्लस में IC2, ठीक है, प्लस में उसके बाद ये वाला वोल्टेज विच इज VCE2, और प्लस में हो जाएगा VE2, और ये तो हमने पहले ही कह रखा है कि ये VC के इक्वल है, करेक्ट है, क्योंकि IC1 20 IB1 के बराबर है और IC2 जो है वो 20 IB2 के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 20 ऑफ IB1 प्लस में IB2
एंड प्लस में VC। तो ये VC तो आपने कैलकुलेट करना ही है, बस अगर मुझे कहीं से IB1 और IB2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, मेरा काम बन जाएगा। इजीली मैं जो है यहां से VC का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। अच्छा, एक काम और करेंगे यहां से, देखो क्योंकि इसका जो फर्स्ट वाले ट्रांजिस्टर का जो एमीटर है सेकंड वाले के बेस से कनेक्ट है, तो मैं कह सकता हूं कि IE1 इज इक्वल टू IB2 के बराबर होना चाहिए। यह कंडीशन डार्लिंगटन पेयर के लिए ट्रू हो रही है। सही बात है, जो मुझे सर्किट दे रखा है वहां से मुझे पता चलता है कि IE1 ये वाला जो करंट है दिस इज सेम एज IB2। और ये फॉर्मूला तो आपने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, ट्रांजिस्टर के केस में कि IE इज इक्वल टू होता है IB प्लस IC। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर करंट। तो फर्स्ट वाले के लिए डिफाइन करोगे तो IE1 इज इक्वल टू IB1 प्लस IC1 हो जाएगा। करेक्ट है। तो अभी देखो यहां से मेरे पास IE1 का वैल्यू दे रखा है IB2 के बराबर, सो IB2 इज इक्वल टू, ठीक है। और अब इसके बाद IC1 का वैल्यू है 20 IB1, तो 20 IB1 जब इस IB1 में ऐड होगा तो आपके पास आएगा 21 ऑफ IB1। करेक्ट है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर नेक्स्ट IE2, ये सेकंड वाले ट्रांजिस्टर के लिख रहा हूं मैं, ये फर्स्ट ट्रांजिस्टर के लिए था, ये सेकंड वाले के लिए है, इज इक्वल टू हो जाएगा IB2 प्लस में IC2। करेक्ट है। अच्छा, अभी देखो यहां से मेरे पास आ जाएगा बेसिकली 21 ऑफ IB2। ठीक है, 21 ऑफ IB2 है ना, करेक्ट है ना। IB2 का वैल्यू देखो, IB2 का वैल्यू कितना है 20, ये तो हमारे पास IB12 है, ठीक है ना। एक मिनट देखो, ये तो IB2 है, प्लस में IC2 का वैल्यू है 20 IB2, यहां रखेंगे तो 21 IB2 हमारे पास आ रहा है। और फिर इसके बाद IB2 का वैल्यू है 21 IB1, तो हम इसका ऐसे लिख सकते हैं 21 का होल स्क्वायर एंड IB1। देखो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, जो हमें डाटा गिवन है ना इस ट्रांजिस्टर का, उसके लिए हम लोग कुछ इक्वेशन जो है वो लिखने जा रहे हैं। ये इक्वेशंस लिखनी बहुत जरूरी है। इस इक्वेशन से हमें यह अंदाजा होगा कि हम कैसे IB1 और IB2 जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्योंकि आपने यहां से खुद से देखो IB2 और IB1 को यहां पर जो है आपने रिलेट कर लिया ना, अगर आपने रिलेट कर लिया तो मैं काम करता हूं IB2 का ये वैल्यू मैं उठा के यहां रख देता हूं, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू में, है ना। अब देखो 21 IB1 इसका वैल्यू है और प्लस में IB1, तो क्या आएगा आपके पास 22 हो जाएगा, है ना। 21 प्लस 1 कितना होगा 22, एंड देन वी हैव IB1 प्लस में VC। अब देखो VC का वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट VC इज इक्वल टू 12 माइनस 20 इंटू 22 एंड IB1। बस अब मुझे कहीं से IB1 मिल जाए, भाई एक फैक्टर तो मैंने रिड्यूस कर ही लिया है ना अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो IB1 का वैल्यू अगर मुझे और मिल जाता है तो मेरा काम बन गया। सही बात है। तो एक काम और कर लेते हैं कि अब की बार जो है आप फिर दोबारा से KVL लगाइए 12 वोल्ट से ग्राउंड की तरफ, लेकिन इस टाइप से आएंगे आप, ठीक है, इस टाइप से आना पड़ेगा आपको। पहले तो इस टाइप से लगाया था आपने इधर की तरफ आते हुए, अब की बार ऐसे आना है आपने, ठीक है। चलिए KVL लगाते हैं। 12 इज इक्वल टू आपके पास आएगा 220 और ये हमारे पास है बेसिकली दिस वाज द बेस करंट, ठीक है ना, दिस वाज द बेस करंट। तो हम लिखेंगे IB1 प्लस में, उसके बाद देखो जैसे यहां पर आओगे तो ये वोल्टेज लिखना पड़ेगा VBE, तो VB तो दे ही रखा है आपको 0.7 वोल्ट, है ना, ये वाला वोल्टेज, तो 0.7। फिर इसके बाद नेक्स्ट आओगे यहां पर ये वाला वोल्टेज लिखना पड़ेगा विच इज 0.7, तो प्लस का 0.7, एंड एट लास्ट यहां पर दे रखा है 580, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे प्लस में 580 एंड डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, 580 डिवाइडेड बाय 1000। और यहां पर क्योंकि एमीटर करंट है तो IE2 लिखना पड़ेगा, सेकंड वाले का एमीटर करंट इसमें से फ्लो होगा तो IE2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और IE2 का वैल्यू कितना है 21 का होल स्क्वायर IB1, तो यहां लिखेंगे 21 का होल स्क्वायर एंड IB1। अब इस इक्वेशन से आप डायरेक्टली IB1 कैलकुलेट कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से IB1 हमें मिल जाएगा, एंड देन पुट डाउन दिस वैल्यू ऑफ IB1 हियर, सो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ VC, ठीक है। चलिए वो देखते हैं। सो हमें ये दो इक्वेशन मिली हैं और यहां से हम जो है IB1 कैलकुलेट करके यहां पुट करेंगे, जिससे हमें VC का वैल्यू यानी मिल जाएगा, ठीक है ना, जो हमें फाइंड आउट भी करना है। देखो इस इक्वेशन को थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो मेरे पास आएगा 12 माइनस 1.4 इज इक्वल टू IB1 एंड 220 प्लस में हो जाएगा हमारे पास, देखो इसको आप 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 21 इंटू 21 इंटू में 58, तो ये आपके पास आ रहा है 25,
ठीक है ना, 255.78, ठीक है। तो IB1 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 1.4 विच इज 10.6 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.78, 5, 7 एंड 4, ठीक है। सो फ्रॉम हियर आई एम गेटिंग द रिजल्ट 10.6 एंड डिवाइडेड बाय 475.78। तो ये आपके पास आ रहा है एग्जैक्ट 0.022 एंड 2, ये आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू है IB1 की, और बस ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो आपको VC मिल जाएगा 12 माइनस में 20 इंटू 22 इंटू 0.022 एंड 2, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, देखो 20 इंटू 22 इंटू में 0.0222, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ रहा है यहां से 9.8, अप्रोक्स 9.8 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 9.8, ठीक है। तो आपके पास रिजल्ट यहां से आ गया 12 माइनस में 9.8 इज नथिंग बट 2.2 वोल्ट, ठीक है। सो 2.2 वोल्ट हम लोग देख लेते हैं कि कौन से वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो मैच कर जाएगा, 2.2 वोल्ट ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्टली मैचेस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने जो है एक टेबल की लेंथ को मेजर किया है, और ये हिस्टोग्राम्स जो है वो यहां पर प्लॉट किया जा रहा है। अगर टेबल की लेंथ मैन्युफैक्चरर द्वारा स्पेसिफाई किया जाएगा 3 मीटर के इक्वल, तो जो है स्टूडेंट कौन सा वाला मेजरमेंट मिनिमम सिस्टमैटिक एरर प्रोवाइड कर रहा है। देखो मिनिमम सिस्टमैटिक एरर वो आप डायरेक्टली जो है ना ग्राफ से देख करके ही बता सकते हो। 3 मीटर के अराउंड जितनी हमें ज्यादा रीडिंग्स मिलेंगी ना, उतना स्टैंडर्ड डेविएशन या एरर या फिर हमारे पास वेरिएंस वो सबसे कम देखने को मिलेगा। तो सिस्टमैटिक एरर जो है वो वहां पर सबसे कम होगा। तो आप खुद से देखिए एक बार ऑप्शन नंबर ए को, है ना। ऑप्शन नंबर ए को अगर हम देखें तो सबसे अधिक तो रीडिंग मिल रही है ना 3 मीटर के अराउंड, और सबसे ज्यादा रीडिंग्स भी मिल रही हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा रीडिंग्स और सबसे एक्यूरेट 3 मीटर के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, जबकि सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, और फोर्थ में भी ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो ओरली आप लोग कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो है मतलब S1 यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, जस्ट एरर आपने यहां से देखना था किस रीडिंग का जो एरर है वो हमारे पास सबसे कम होगा, लेकिन हिस्टोग्राम से। तो हिस्टोग्राम में बहुत सारे डाटा ले लिए जाते हैं और उसके बाद यहां पर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा। तो आप देख लीजिए 3 मीटर के अराउंड आपको सबसे ज्यादा रीडिंग और सबसे ज्यादा ग्राफ्स यहां देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, हिस्टोग्राम्स। तो यहां सबसे ज्यादा जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही देखने को मिलेगा, S1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाई इंपीडेंस लोड जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है सर्किट के अंदर, और फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सिलिकॉन डायोड के अक्रॉस, ठीक है, वो तो सब कुछ शो किया ही गया है। तो मैं यहां पर जो है सर्किट बना देता हूं। देखिए ये ना आपको सर्किट दे रखा है, ये जेनर डायोड है जिसका हमारे पास जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो 9.1 वोल्ट है, और यहां पर ये सिलिकॉन डायोड है जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना है 0.7 वोल्ट। तो अभी अगर ये आपको इनपुट दे रखा है तो पूछता है कि आउटपुट वेवफॉर्म किस प्रकार की होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आप खुद से बताइए कि जब 0 से 9 वोल्ट की बात चलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल में ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो पॉजिटिव देखो नेगेटिव से यहां पर कनेक्ट है जेनर डायोड के, तो ये रिवर्स बायस हो गया, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा हमारे पास कांस्टेंट रीजन के अंदर जब तक नहीं आएगा, मतलब कि ब्रेक डाउन वोल्टेज रीजन के अंदर। सो 0 से 9 वोल्ट तक ये काम नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वी नोड है वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो वी नोड का वैल्यू ही आपको 0 मिल जाएगा ना। आप इसको मतलब यहां से हटा सकते हो ना, ठीक है। तो क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, ये हमारे पास रिवर्स हो गया, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, एंड कोरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट है वो कितना मिल जाएगा 0, ठीक है। तो आपको यहां पर आउटपुट 0 मिलेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही 9.1 वोल्ट होगा इनपुट वोल्टेज, 9.1 वोल्ट होगा, तो वैसे ही आपको यहां पर रीडिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि 9.1 वोल्ट पे ये जेनर डायोड काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना दे रखा है 9.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये यहां पर काम करेगा एकदम से, ठीक है, 9.1 वोल्ट पे, और इसके बाद इसकी कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद देखो जब ये डिक्रीज करेगा ना, इसका वैल्यू जब डिक्रीज करेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही, 9 से फिर दोबारा जब 0 जाएगा, 9 से फिर दोबारा जब 0 जाएगा, अगेन हमें आउटपुट 0 मिलेगा। तो अगेन फिर दोबारा से ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, और डिक्रीज होकर के आपको यहां पर 0 वैल्यू मिलेगी। तो 0 फिर कांस्टेंट वैल्यू आपको मिलेगी यहां पे, ठीक है, और फिर उसके बाद 0 मिलेगा। मतलब ये काम तभी करेगा जब हमारे पास में 9 to 15 वोल्ट की बात चल रही है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो
अब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं। देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, तो क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव से कनेक्ट है इसके, है ना, पॉजिटिव जो है वो इसके नेगेटिव से कनेक्ट है, तो ये किस में चला गया, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में अगर ये चला गया तो ये तो काम नहीं करेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कनेक्ट है, तो ये किस में चला गया, फॉरवर्ड के अंदर। तो जेनर डायोड भी फॉरवर्ड में काम नहीं करता, वो रिवर्स में काम करता है, ठीक है। तो ये भी काम नहीं करेगा, ये भी काम नहीं करेगा, अगेन फिर दोबारा से सर्किट इनकम्प्लीट। अगर फिर दोबारा से सर्किट इनकम्प्लीट तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो आउटपुट अगेन अब देखो आपको 0 ही मिलने वाला है, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा आउटपुट, ठीक है ना। तो ये ग्राफ हमारे पास होना चाहिए। तो इसमें आप देख लो कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर जो 2 है इट करेक्टली मैचेस, ओके। ऑप्शन नंबर 2 यहां से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन सिलेंडर सिस्टम को फिट किया गया है विद लेवल सेंसर एंड प्रेशर सेंसर, एल और पी से इसको डिनोट किया जा रहा है। आउटपुट एल और पी जो है वो लॉजिक हाई होंगे जब हमारे पास मेजर्ड वैल्यूज जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू को एक्सीड कर जाएगा। दूसरी बात कहता है कि सिस्टम शट ऑफ हो सकता है 2 कंडीशन पर। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बिहाफ पर ही ये क्वेश्चन होने वाला है। देखो सिस्टम जो है वो शट ऑफ होने का मतलब ये हो गया कि हमें शट ऑफ सिग्नल मिलेगा, है ना, वाई के क्रॉस। आप खुद से देखो एक बार फिगर के अंदर, शट ऑफ सिग्नल जो है वो हमें कब मिलेगा, उसकी कंडीशन आपको दे रखी है, यानी y इज इक्वल टू 1 आपको कब देखने को मिलेगा, उसकी कंडीशन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है, या तो s हाई हो जाए, यानी कि s का वैल्यू या तो 1 के बराबर हो जाए, और है ना आइदर और वाला कंडीशन दे रखा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमारे पास थ्रेशोल्ड वैल्यू से नीचे चली जाए। यानी ऐसे केस में हम जानते हैं कि या तो L का वैल्यू 0 मिले या P का वैल्यू 0 मिल जाए। तो 2 कंडीशन हमारे पास जो है अलग अलग हैं, या तो ये कंडीशन वैलिडेट हो जाए या फिर ये वाली कंडीशन वैलिडेट हो जाए। और आपने यहां से बताना है कि x y जो है ये वाले लॉजिक गेट्स क्या हैं, जबकि z तो आपको खुद ही दे रखा है कि वो हमारे पास एक नॉट गेट है। z तो नॉट गेट है, वो सभी ऑप्शंस में है, वो तो डायरेक्टली आप बता सकते हो, लेकिन x और y जो लॉजिक गेट्स हैं ये क्या होंगे ये हमें यहां से बताना है, ठीक है। अब देखो ये वाली कंडीशन हो सकती है या ये वाली कंडीशन हो सकती है। तो इसमें एक बात बताओ, जब s का वैल्यू 1 होगा तो l का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या l का वैल्यू 1 हो सकता है, और जब l का वैल्यू 0 होगा तो s का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या s का वैल्यू 1 हो सकता है। अब एक काम करेंगे, टेबल बनाएंगे। देखो यहां लिखें s, यहां लिखें l। s का वैल्यू 1 तो ये 0, यहां 1 तो ये 1, यहां 0 तो यहां 0, और यहां 1 तो यहां 0। देखो एक चीज तो और है, ये दोनों चीजें ना सेम मैच कर रही हैं, ये 1 0 ये भी 1 0, तो लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, 2 बार हमने इंक्लूड कर लिया है। तो आप इनमें से एक को हटा दो यहां से, ठीक है ना, एक को मैंने यहां से हटा दिया, करेक्ट है। तो ये हमारे पास 3 कंडीशन ऐसी हैं जहां पर आपको आउटपुट y का वैल्यू कितना मिलना चाहिए, 1 1 और 1 मिलना चाहिए, क्योंकि उसने खुद कह रखा है ये चीज कि आउटपुट मतलब कि हमें जो शट ऑफ सिग्नल है वो तभी मिल पाएगा जब हमारे पास में ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन जो है वो वैलिडेट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन वैलिडेट होती है तो L का वैल्यू या तो 0 या 1 होगा, और अगर ये कंडीशन वैलिडेट है तो S का वैल्यू 0 1 होगा। एक साथ मैंने जब यहां लिखा तो मुझे पता चलता है कि आउटपुट Y यहां पर 1 हमें मिलना चाहिए। अब एक बात बताओ, क्योंकि यहां पर जो Z गेट है वो नोट गेट है ना, नोट गेट, तो अगर ये नोट गेट है तो आपको यहां से S बार और L बार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही आ जाने वाले कहां पर, X के ऊपर। X के इनपुट्स जो है वो S बार और L बार है ना, नोट गेट आपको ऑलरेडी दे रखा है। तो ये देखो यहां से हो जाएगा 0 1, यहां पर हो जाएगा 0 0, और यहां पर हो जाएगा 1 1, करेक्ट है। और अब जो है ना मेरे को ऑप्शन चेक करना पड़ेगा यहां से x और y के लिए, ठीक है ना, ऑप्शन मेरे को यहां से चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं, मैं फर्स्ट ऑप्शन चेक करता हूं ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, x को और होना पड़े और y को क्या होना पड़े, एंड, ठीक है। अब देखो अगर ये और होता है, अगर ये और होता है तो हमारे पास क्या मिलेगा, L बार प्लस S बार, और अगर ये y हमारे पास एंड होता है, एंड गेट, तो मुझे मिलेगा x प्लस में s। बताइए, क्योंकि इसके इनपुट्स जो है ना वो s से कनेक्ट है और x से कनेक्ट है, y का। ये फिगर में दे रखा है आपको, ठीक है ना, आप फिगर से भी डायरेक्टली जो है देख सकते हैं इस चीज को, कि अगर ये और होता है तो L बार प्लस S बार मिलेगा, अगर ये एंड होता है तो x इंटू S मिलेगा। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब एक बार जो है ना टेबल बना के देखते हैं। y इज इक्वल टू 1 आना चाहिए देखो तीनों केस में, ठीक है ना। तो ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। देखो L बार प्लस S बार x में, तो L बार प्लस S बार, देखो यहां 1 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां पर 1 मिलेगा, करेक्ट है। अब y की बात करते हैं, तो y का वैल्यू कितना है, x इंटू एस। तो x इंटू एस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो 1 इंटू 1
1 मिलेगा, 0 इंटू 1 0 मिलेगा। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, अभी मैंने बताया आपको तीनों 1 मिलेंगे इस केस में, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन सही नहीं है, यहां पर इनको भी यहां से हटा दो, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब मैं सेकंड ऑप्शन पे चलता हूं जहां इसका रिवर्स दे रखा है, यानी x मेरे पास एंड गेट है, तो अगर ये एंड गेट होगा तो L बार S बार हो जाएगा, और अगर y मेरे पास में और गेट है तो ये मेरे पास हो जाएगा x प्लस एस। करेक्ट है। अब फिर दोबारा से देखो, x इज इक्वल टू L बार S बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 0 इंटू 1 0 हो गया, 0 इंटू 0 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया। अब y की बात कर लेते हैं, y है हमारे पास x प्लस एस, इन दोनों को जोड़ना है आपने, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, 1 प्लस 0 1 हो गया, 0 प्लस 1 1 हो गया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, देखो सही है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। आ गया समझ में? ये हमारे पास क्वेश्चन था, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। अब कई स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा किस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इवन ऑप्शन नंबर 3 और 4 भी मैच नहीं करेंगे, आप उनको भी मैच करवा के देख सकते हो, ठीक है। तीनों आउटपुट आपको 1 मिलना चाहिए, वही हमारे पास सेटिस्फाई करेगा। दैट वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एम्पलीफायर है जिसका वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक दे रखा है 40 डेसिबल्स के बराबर, यानी कि गेन है ना, ओपन लूप गेन की बात होगी, विदाउट फीडबैक का मीनिंग है ना। तो ये आपको गिवन है 40 dB, ठीक है, 40 डेसिबल्स। तो इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है ना, वो हमारे पास होता है 20 log V0 बाई, ये हमारे पास ना जनरल फॉर्मूला है। अगर हमें dB में कैलकुलेट करना होता है तो ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका बेस यहां पर 10 होता है। तो अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए, ये dB में आएगा आंसर, ठीक है ना। इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो यहीं से हम बता सकते हैं कि देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2 पर। सो V0 बाई VI जो है ये बराबर हो गया हमारे पास 10⁻², यानी 100 के बराबर हो गया, ठीक है। दिस वाज दी ओपन लूप गेन। ये डेसिबल्स में था, ये हमने वैसे एक्सप्रेस किया है। आगे कहता है कि नेगेटिव फीडबैक जो है वो यहां पर सप्लाई किया गया विद अ फ्रैक्शन 1/40 इज कनेक्टेड टू द इनपुट। अब देखो यहां पर बीटा का वैल्यू मतलब आपको गिवन है ना 1/40। बीटा का वैल्यू मतलब कितना हमारे पास फ्रैक्शन जो आपने प्रोवाइड किया है इनपुट का आउटपुट के अंदर, ठीक है। अब कहता है कि नेट गेन एम्पलीफायर जो है वो कितना होगा सर्किट का, मतलब आपसे क्लोज्ड लूप गेन एक्चुअल में पूछ रहा है। तो आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि क्लोज्ड लूप गेन का फॉर्मूला होता है ओपन लूप गेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस बीटा AOL। ये तो फॉर्मूला मुझे लगता है लगभग स्टूडेंट्स को पता ही होगा, ठीक है। तो बस सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर ये वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 इंटू में 1/40। ये देखो कैंसिल आउट भी हो रहा है यहां पे, दिस इज 5 दिस इज 2, तो 200 डिवाइडेड बाय 7, 200 डिवाइडेड बाय 7। लेकिन आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो डेसिबल में गिवन है, तो हम एक काम करेंगे, अगेन ये वाला फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे। सो 20 log और यहां से आ जाएगा मेरे पास 200 बाय 7, दिस इज द आंसर इन द डेसिबल्स, दिस इज द आंसर इन द डेसिबल्स, ठीक है। ये हमारे पास आ रहा है क्लोज्ड लूप गेन इन द डेसिबल। तो आप इसको एक बार ना कैलकुलेट करके देख लेना। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर जो आएगा ना दैट वाज 29 डेसिबल्स के अप्रॉक्स। ये आप एक बार खुद से कैलकुलेटर की सहायता से जो है ना फाइंड आउट कर लेना इसका वैल्यू, है ना। log ऑफ 200 बाय 7 इंटू में 20, इतना डेसिबल हमारे पास अप्रॉक्स आ रहा है 29 डेसिबल्स के, जिसमें हमें गिवन है कि एक रिसीवर है जो ऑपरेट हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और उसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम के इक्वल। अगर इनपुट थर्मल नॉइस वोल्टेज जो है इस रिसीवर के लिए, ठीक है ना, फॉर दिस रिसीवर दैट हैज ए बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज, वो कितना होगा, मतलब थर्मल नॉइस वोल्टेज आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। देखो थर्मल नॉइस, इसके अलावा जॉनसन नॉइस, इसके अलावा व्हाइट नॉइस, ये सब एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, थर्मल नॉइस का मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स को थर्मल एनर्जी मिली जिससे वो रैंडमली फ्लक्चुएट करना शुरू किए, और रैंडम फ्लक्चुएशन होने के कारण करंट और वोल्टेज में भी रैंडम फ्लक्चुएशंस आएंगी, तो जिसकी वजह से नॉइस जो प्रोड्यूस होने वाली है दैट वाज कॉल्ड थर्मल नॉइस या जॉनसन नॉइस। अब इसे व्हाइट नॉइस भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हर तरीके की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा उतना ये नॉइस फैक्टर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रैंडम फ्लक्चुएशन हमारे पास इंक्रीमेंट होगा,
ठीक है। तो रैंडम फ्लक्चुएशन जो करंट और वोल्टेजेस में हमें अपीयर होता है ड्यू टू द थर्मल वोल्टेज, उसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट नॉइस, क्योंकि हर टाइप की फ्रीक्वेंसी हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि थर्मल वोल्टेज, ठीक है ना, थर्मल वोल्टेज नॉइस, तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा, मैं एन के बराबर यूज कर लेता हूं इसके, ठीक है ना, थर्मल नॉइस है ना, तो एन के बराबर यूज कर लेते हैं, या एन टी के बराबर भी आप यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अंडर रूट में, अब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट देखो, 4kT, ठीक है ना, एंड डेल एफ इनटू में कैपिटल आर, ये फॉर्मूला हमारे पास है। ये रेजिस्टेंस, ये बैंडविड्थ, ये टेम्परेचर, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 4, सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। सो अंडर रूट में 4, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 1.38 इंटू 10⁻³ का 23, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 273 ऐड करेंगे 300 आएगा, बैंडविड्थ 100 किलोहर्ट्ज दे रखा है, ठीक है, और ये आपका 100 ओम दे रखा है। बस इसको आपने यहां से सोल्व करना है, ठीक है। तो आपके पास आएगा 2 इंटू में रूट में 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻³ प्लस में, ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8 और 9, ठीक है ना, यहां पर 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ रहा है बेसिकली 2 इंटू में, अब देखो ये जो है ना 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो जिसका आप रूट लेंगे तो लगभग 2 के अराउंड आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाई विद द 10⁻⁻⁷ है ना, 10⁻⁻ का ये हो जाएगा 14 और रूट लगा हुआ है तो 10⁻⁷, तो ये आपके पास आ रहा है 4 इंटू में 10⁻⁷ वोल्ट्स, ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं बेसिकली 0.4 माइक्रोवोल्ट भी। तो आंसर इसका हो जाएगा 0.4 माइक्रोवोल्ट, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि सितंबर 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।